हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द ऑफिसर्स पॉइंट पर। आज हम सोशल साइकोलॉजी सीरीज का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। हम सोशल कंट्रोल एंड चेंज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोशल कंट्रोल आखिर होता क्या है। देखिए, इंसान ना एक सोशल एनिमल है, यानी कि इंसान के अंदर ना बहुत कुछ पर्सनल डिजायर्स होते हैं, जैसे एंगर, ग्रीड, लस्ट, क्रोध, लालच, वासना। ऐसे उसकी पर्सनल डिजायर्स हैं। ओके, अब सोचिए अगर सोसाइटी में हर इंसान बिना किसी रोक टोक के सिर्फ अपनी मर्जी चलाने लगे तो क्या होगा। समाज में ना एनार्की यानी कि अराजकता बढ़ने लगेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और सोशल डिसइंटीग्रेशन यानी कि समाज का टूटना शुरू हो जाएगा। और इसी स्थिति को रोकने के लिए सोसाइटी कुछ रूल्स बनाती है, कुछ नॉर्म्स बनाती है। ठीक है, वो कुछ वैल्यूज या लॉज बनाती है। ये हमें बताते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। इन्हीं रूल्स और नॉर्म्स के जरिए सोसाइटी लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। ठीक है, यानी सोशल कंट्रोल का सिंपल मतलब है सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स और वैल्यूज को लोगों के बिहेवियर को सही दिशा देती है। ठीक है, यानी कि सोशल कंट्रोल वो है जो सोसाइटी के बनाए गए रूल्स वैल्यूज जो लोगों के बिहेवियर को एक राइट डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, ताकि वो समाज में डिसिप्लिन और ऑर्डर के साथ रह सके। सोशल साइकोलॉजी में हम इसी बात का स्टडी करते हैं कि फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, रिलीजन और जो दूसरे सोशल ग्रुप्स है ना, वो हमारी सोच, बिहेवियर और एटीट्यूड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोशल कंट्रोल को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किस तरह से एक अच्छा सोसाइटी बना सके, हमारे अंदर ग्रीड ना हो, कंट्रोल हो। ठीक है, ताकि हम और बाकी लोग एक साथ अच्छे से रह पाए। चलिए अब इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट ने दिए हैं। ओके, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट सोशियोलॉजिस्ट के नाम और उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए ये तीन की डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। पहले है ई ए रॉस। इन्हें सोशल कंट्रोल का क्या कहा गया है? फादर कहा गया है। ओके, इन्हें सोशल कंट्रोल का फादर माना जाता है और इनकी बुक जो फेमस बुक है उसका नाम भी यही है, सोशल कंट्रोल। ठीक है, इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल। ओके, देखिए रॉस कहते हैं कि सोसाइटी कन्फॉर्म्स इट्स मेंबर टू इट्सेल्फ, यानी ये वो ताकत है जिससे समाज अपने मेंबर्स को अपने ही नियमों के मुताबिक ढलने पर मजबूर कर रही है। ओके, इनका सिंपल मतलब हुआ कि समाज चाहता है कि हर इंसान उसके रूल्स और वैल्यूज का पालन करे। अगर कोई व्यक्ति इन रूल्स को नहीं मान रहा है, ठीक है, तो समाज उसे दोबारा सिखाएगा। ठीक है, और सही से चलने का रास्ता दिखाएगा। और इसी तरह से समाज क्या कर रहा है? उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को रॉस ने कहा ये सोशल कंट्रोल है। जैसे स्कूल में, ठीक है, सभी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म कंपलसरी है पहनना। अगर कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है तो टीचर उसे समझाएगा या फिर वार्निंग देगा। तो इसी तरह स्कूल अपने रूल्स को फॉलो करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो ये रॉस का हुआ। अब हम पढ़ते हैं ऑगबन एंड निमकॉफ। इनका सिंपल कहना है कि ये एक ऐसी सिस्टम है जो सबके लिए समान नियम बनाए रखती है, यानी कि इक्वल स्टैंडर्ड बनाए रखती है। ठीक है, और लोगों पर कानूनी या सामाजिक प्रेशर डालती है ताकि लोग जो है ना वो रूल्स को फॉलो करें। जैसे ट्रैफिक रूल्स सभी के लिए एक प्रेशर बनाए रखी है ना कि हम सबको फॉलो करना है, या रूल ऑफ लॉ जहां लॉ के सामने सब बराबर है। यानी सिर्फ रूल्स बनाना ही काफी नहीं है। इनका ये कहना है कि आपने रूल्स बना लिया,
ज़रूरी नहीं है कि बस इसी से काम हो गया। अब इसको फॉलो कराना भी ज़रूरी है, ठीक है? सिर्फ रूल्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि हर इंसान उन रूल्स को फॉलो भी करे। इसलिए समाज कभी सोशल प्रेशर और कभी लॉ की मदद से लोगों से रूल्स फॉलो करवा रही है। जैसे हमने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है? वहाँ पर रेड लाइट होने पर सभी व्हीकल्स रुक रही है। अगर कोई सिग्नल तोड़कर निकल रहा है तो उसको चालान भरना पड़ेगा, और इस तरह से वो हमसे रूल फॉलो करवा रही है। तीसरा है मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने इसे एक चेंजिंग इक्विलिब्रियम कहा, यानी कि परिवर्तनशील संतुलन कहा है। ओके, जहां समाज के अलग अलग हिस्से आपस में बैलेंस बनाकर काम करते हैं। ओके, तो इनका यही है कि बैलेंस बनाए रखो। फाइन। हमारा समाज सिर्फ लॉ या फिर सिर्फ फैमिली से नहीं चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे फैमिली, स्कूल, रिलीजन, गवर्नमेंट सब मिलकर काम करते हैं। ओके, तो टाइम के साथ इनका काम बदलता है, लेकिन सबका एम एक ही होगा, सोसाइटी में ऑर्डर और बैलेंस बनाए रखना। ओके, पहले क्या होता था, लोग डिसिप्लिन सिर्फ मतलब डिसिप्लिन सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ फैमिलीज पे होती थी या रिलीजन की होती थी, लेकिन आज स्कूल, लॉ और सोशल मीडिया भी इसका बड़ा रोल निभाते हैं। फाइन, मतलब कंट्रोल के तरीके बदल गए हैं, लेकिन सोसाइटी को बैलेंस में रखने का एम आज भी वही है। तो रॉस का फोकस किस पर है? रॉस का फोकस है रूल्स पे, ठीक है? रॉस का फोकस किस पे? रूल्स पे, वो रूल्स फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है? और ऑगबन एंड निमकॉम किस पे है? वो रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वो उस पे फोकस कर रहे हैं। और मैकाइवर एंड पेज वो किस पे फोकस कर रहे हैं? सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखना, ठीक है? वो इस पे फोकस कर रहे हैं, बैलेंस पे, ठीक है? अब हम सोशल कंट्रोल के जो नेचर है ना उसको समझते हैं। उसके 4 फीचर्स है। पहला है यूनिवर्सैलिटी। ओके, सार्वभौमिकता। ये दुनिया के हर समाज में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये दुनिया के हर समाज में है, चाहे कोई पुरानी प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी हो, ओके, या फिर आज की मॉडर्न सोसाइटी, ये हर जगह है। ओके, हर जगह लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स जरूर बनाए गए हैं, ठीक है? बस उस रूल्स का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। फाइन, पर रूल्स जरूर होंगे हर सोसाइटी में, ठीक है? दूसरा, नेसेसिटी, इसकी जरूरत। इसके बिना समाज सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। ये सोशल स्टेबिलिटी की क्या है? पहली कंडीशन है। सोशल स्टेबिलिटी की ये पहली कंडीशन होती है, पहली शर्त है, ठीक है? तो सोशल कंट्रोल हर समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना सोसाइटी में डिसिप्लिन, शांति और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे सोशल स्टेबिलिटी की बेसिक कंडीशन माना जाता है। तीसरा है डायनेमिक, गतिशीलता। सोशल कंट्रोल कभी भी ना ये रुका हुआ नहीं रहता, यानी कि ये एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, वक्त के साथ ये बदल रहा है। फाइन, पुराने जमाने में कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल रिलीजन हुआ करता था, पर आज के मॉडर्न समाज में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा टूल है। फिर डाइवर्सिटी, विविधता। सोसाइटी किसी एक चीज से कंट्रोल नहीं होती, सोसाइटी को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये हमें, जैसे कस्टम हमारा हो गया, हमारा ट्रेडिशन हो गया, लॉ, पुलिस या मोरालिटी, ये ना हम सब एक साथ यूज करते हैं। फाइन, याद रखिए, जो सोशल कंट्रोल है ना वो हर समाज में होता है। ओके, और हर समाज के लिए ये जरूरी भी होता है, ये हर समाज में होता है, ठीक है? और हर समाज के लिए ये जरूरी भी होता है, और समय के साथ ये बदलता भी है। समय समय के साथ क्या हो रहा है? ये बदल रहा है, और ये कई तरीकों से बदल रहा है, ठीक है? ये कई तरीकों से काम कर रहा है, सिर्फ कोई एक तरीका काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कानून ही काम नहीं कर रही है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमने देखा अभी, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, पुलिस, फैमिली, ठीक है? अब आगे समझते हैं कि समाज आखिर कंट्रोल क्यों चाहता है। इसके 4 बड़े मकसद है। पहला है प्रिजर्वेशन, इसे समझते हैं।
ये समाज के अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच बैलेंस बनाए रखता है। ओके, कौन? प्रिजर्वेशन, ताकि सोशल स्ट्रक्चर टूटे ना। ठीक है, इसे टूटने से बचाने के लिए ये बैलेंस बना के रखता है। फाइन। फिर आया कन्फॉर्मिटी, एकरूपता। अगर हर कोई अपनी मर्जी से अजीब बिहेव करने लगेगा तो आपसी इंटरैक्शन बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, ये हमें सिखाता है कि कब कैसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। इससे लोग एक दूसरे के साथ आसानी से रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर, यूनिफॉर्म बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पे। तीसरा, सिक्योरिटी, जैसे लॉ, पुलिस और कोर्ट। ठीक है, ये जैसे टूल्स समाज के ना कमजोर लोगों को पावरफुल पावरफुल जो क्लास है ना उनसे बचाने के लिए है। जो पावरफुल क्लास है ना वो एक्सप्लॉइट करती है वीकर सेक्शन को, उससे बचाने के लिए ये जरूरी है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड लेबर के खिलाफ, ठीक है, बने लॉज जो है ना वो कमजोर लोगों को सुरक्षा दे रही है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये सोशल सिक्योरिटी। फिर है ट्रांसमिशन, हमारे वैल्यूज, लैंग्वेज और जो मोरल्स हैं, फाइन, हमारे जो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो कल्चर है हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाते हैं। ओके, तो जो सोशल कंट्रोल है वो समाज को क्या करता है, वो जोड़कर रखता है। फाइन, पहला तो वो जोड़कर रख रहा है। ठीक है, फिर लोगों से रूल्स फॉलो करवा रहा है। ठीक है, फिर उनकी सुरक्षा कर रहा है और हमारी जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ा रहा है। फाइन, तो ये हमने ये चीज को समझे कि इसका मकसद क्या क्या है सोशल कंट्रोल का। तो ये उसके मकसद है। ओके, कि समाज को जोड़कर रखना, रूल्स फॉलो कराना, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म बिहेवियर बना रहे। ठीक है, वीकर सेक्शन का ये करना, सिक्योरिटी देना वीकर सेक्शन को ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन से बच पाए और हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाए। अब इसकी जरूरत की पड़ी, ये पढ़ते हैं। द नीड फॉर कंट्रोल, हमें कंट्रोल की जरूरत क्यों है इसे समझते हैं। पहला है, देखो कुछ वर्ड्स पहले समझते हैं। यहाँ पे है इद, यहाँ है सुपर ईगो, एक और टर्म होता है ईगो। ठीक है, ये किसने दिया था? ये फ्रॉड ने दिया था हमें। ओके, फ्रॉड ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने कहा कि हमारा माइंड तीन पार्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले नाम समझिए, ये नाम जो है ना ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। ओके, तो ईद, ईद का लैटिन वर्ड हुआ, मीनिंग हुआ इट। ओके, इट मतलब ये हमारी बर्थ से ही मौजूद बेसिक डिजायर्स है। ठीक है, जब हम बर्थ लेते तभी से हमारी जो बेसिक डिजायर्स होती है ये यहाँ से होती है, ईद। दूसरा ईगो, यहाँ पे सुपर ईगो लिखा है, एक ईगो भी होता है, देन सुपर ईगो आता है। ठीक है, तो ईगो समझते हैं। लैटिन में ईगो का मतलब क्या हुआ? आई। ये हमारा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर है। ध्यान रहे, यहाँ ईगो का मतलब प्राइड या घमंड बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, तो साइकोलॉजी में ईगो का मतलब अलग होता है। लैटिन में ईगो को क्या कहा गया है? आई। ठीक है, फिर आता है हमारा सुपर ईगो। ओके, पहले ईद होता है, फिर ईगो आता है, फिर लास्ट में हमारा सुपर ईगो आता है। यानी कि ये ईगो से भी ऊपर है, ईगो से भी बड़ा है। ओके, तो ये ना हमारा जो मॉरल या वैल्यू गाइड है ना, या फिर कॉन्साइंस है ना, ये वो है। मान, जैसे कि ये हमें बता रहा है कि क्या चीज राइट है, क्या रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो एग्जाम एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और आपके सामने किसी का आंसर शीट रखा हुआ है, आपको दिख रहा है वो। ठीक है, तो ईद क्या कहेगा? पहले जो आपका ईद है उसका कहना है कि कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ईद क्या है, वो सोच रहा है कि ना मुझे तुरंत मिल जाए, ये सही गलत नहीं समझ रहा है।
तो ईद को लग रहा है कि कॉपी कर लेते हैं, पर ईगो क्या कहेगा? ईगो कहेगा अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो बेटर जितना आता है उतना लिख लो। ओके, वो थोड़ा सोचेगा, प्रैक्टिकल है ईगो। और सुपर ईगो जो इससे भी ज्यादा है, वो सीधा कहेगा कि चीटिंग करना ही गलत है, इसलिए बिल्कुल भी मत करो। उसे राइट एंड रॉन्ग पूरा क्लियरली पता है ईगो को। तो इमेजिन करो कि आपके दिमाग में तीन लोग बैठे हैं। ईद, ठीक है, ईद एक छोटा बच्चा है जो बस कहता है कि मुझे अभी ये चीज चाहिए, उसकी जिद पूरी होनी चाहिए, वो सही गलत नहीं देख रहा है, फाइन। उसका जो प्लेजर्स है, ओके, वो पूरा होना चाहिए। तो ईद क्या है? वो कहेगा कि नहीं मुझे ये चीज अभी चाहिए। ईगो एक समझदार अडल्ट है, ठीक है, जो सोचेगा कि नहीं ये चीज अभी मुझे जरूरी है कि नहीं है, वो इस तरह से सोचेगा। और जो सुपर ईगो है वो ना एक टीचर या जज की तरह काम करेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली बताएगा कि नहीं ये सही है या गलत। ओके, तो इध हमारा क्या हो गया? इध हमारा हुआ वांट, हमारी इच्छाएं कि मुझे चाहिए, फाइन। ईगो हमारा क्या हो गया? ईगो हमारा हो गया वे, हमारा व्यवहारिक रास्ता कि ये कैसे मिलेगा। इट ईगो, ओके, ये कैसे मिलेगा। और जो सुपर ईगो है वो हमारा क्या है? वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज ही हमें सही गलत बता सकते हैं, फाइन। तो ये हमने ये टर्म्स को समझ लिया। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। इट हमारा हुआ डिजायर, ईगो हुआ कि हम जो डिसीजन लेते हैं, राइट, डिसीजन। और जो हमारा सुपर ईगो है, सुपर ईगो, ये क्या हुआ? ये हमें हमारा मोरालिटी बताता है, ओके, या हमारा वैल्यूज बताता है, फाइन। अब इसे समझ समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, यहां से फाइन। फ्रॉइड ने कहा, क्या कहा देखिए, ये समझते हैं कि उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर एक इद होता है, जो जिसे हमने अभी समझा, ठीक है, वो सिर्फ क्या चाहता है? ब्लाइंड प्लेजर्स, फाइन, कि मुझे ये चीज चाहिए चाहिए। वो क्या चाहता है कि मुझे मेरा ब्लाइंड प्लेजर्स जो है वो पूरे हो, चाहे वो सही हो या गलत, फाइन। तो इस ईद को काबू में करने के लिए सोसाइटी हमारे अंदर सुपर ईगो, फाइन, हमारे अंदर सुपर ईगो को डेवलप करती है, यानी कि हमारे अंदर की जो विवेक है, अंतरात्मा है, उसे डेवलप करती है सोसाइटी, फाइन। तो इसलिए इसकी नीड की जरूरत पड़ी हमें, नहीं तो हम सब अपने जो ब्लाइंड प्लेजर्स है, जो डिजायर्स है, उसे पूरे करेंगे, एंड हम सब जानते हैं कि वो हमारे लिए गलत होगा, सोसाइटी के लिए गलत होगा, फाइन। जैसे जब आप गांव में हाइजीन ड्राइव चलाएंगे तो लोग का ईद कहेगा कि ओपन डिफिकेशन तो इजी है, सही है, इसमें गलत क्या है, ठीक है, वो चले जाएंगे। आपको अपने एजुकेशन से उनका जो सुपर ईगो है उसे जगाना होगा, फाइन, ताकि उनके अंदर से ये लगे कि हाँ ये बाहर जाना तो गलत है, ओके। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट प्रिजर्वेशन। एक ही सोसाइटी में अलग अलग धर्म, जाति और आइडियोलॉजीज के लोग रहते हैं, उनके बीच ना क्लैशेस होने की बहुत संभावना है। तो ये क्लैशेस ना हो, राइट, उनके बीच में क्लैशेस ना हो, इसलिए कोई नियम बना गया है, ठीक है, ताकि लोग एक साथ रह सके, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इसकी नीड पड़ी, ओके, क्लैशेस को रोकने के लिए इसकी नीड पड़ी। तीसरा, रिसोर्स रेगुलेशन। देखिए, वेल्थ और पावर लिमिटेड है, फाइन, पर इंसान का जो लालच है ना वो अनलिमिटेड है। अगर कंट्रोल ना हो तो समाज में मत्स्य न्याय, यानी कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाएगी, फाइन, ये शुरू हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कंपटीशन को फेयर रखने के लिए कंट्रोल मैंडेटरी है, जैसे कि टैक्स रूल, ये सबके लिए है, फाइन। मान लीजिए आपके हेल्थ सेंटर पर लिमिटेड फ्री पैरासीटामॉल या फिर वैक्सीन आई हुई है, अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो गांव के जो ताकतवर लोग हैं, फाइन, वो क्या करेंगे? वो दवाइयां पूरी की पूरी अपने घर लेके चले जाएंगे। पर कुछ रूल्स के जरिए कंट्रोल बनाया जा सकता है, ताकि सबको उनका बराबर हक मिल सके, ओके, इसलिए इसकी नीड हमें पड़ी, ओके। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि पब्लिक प्लेस पे ना स्मोकिंग करना गलत है, ठीक है, तो
ये हम सबको पता है, लेकिन स्टिल कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। तो इसीलिए ना फाइन लाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर लोगों के अंदर इसका डर ही ना हो, अगर ये कोई लॉ ही ना हो, ठीक है, कोई रूल ही ना हो कि फाइन नहीं लगेगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, तो लोगों के अंदर डर नहीं होगा, तो वो कहीं भी हॉस्पिटल या कहीं भी वो स्मोकिंग करेंगे। ओके। तो सोशल कंट्रोल इंसान की इच्छाओं को नियंत्रित करता है, झगड़े रोकता है, और सबको बराबर मौका और रिसोर्स देता है, ठीक है। और समाज के रूल्स और वैल्यूज की वो रक्षा करता है। फाइन। इसे इस स्लाइड को पूरी एक स्टेटमेंट में मैंने आपको समझाया कि सोशल कंट्रोल इंसान की जो इच्छाएं हैं उसे नियंत्रित करता है, झगड़े रोकता है, क्लैशेस क्लैशेस रोक रहा है वो, ठीक है, सबको बराबर मौका दे रहा है और रिसोर्सेज भी दे रहा है, और समाज के रूल्स और वैल्यूज की वो रक्षा कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, अब अपना ध्यान से सुनिए। रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके। पहला है इनफॉर्मल मीन्स और दूसरा है फॉर्मल। फाइन। तो हम एक एक करके समझते हैं। इनफॉर्मल को समझते हैं। ये क्या है? अनरिटन है, ठीक है। ये अनरिटन है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए कोई रूल बनाया नहीं गया है, इनके पीछे कोई पुलिस या स्टेट पावर नहीं होती है। ओके। तो इस लेकिन जो इनका ना हमारे मन पर ना सबसे गहरा असर भी पड़ रहा है। कैसे, वो देखते हैं। पहला है फैमिली। ओके। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन किसे कहा गया है? फैमिली को। सोशलाइजेशन का पहला स्कूल है फैमिली। बचपन से ही हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के जरिए सही गलत सिखाया गया है। ओके। ये इनफॉर्मल कंट्रोल है। दूसरा, रिलीजन। धर्म हमें सही या गलत, पाप या पुण्य सिखाता है, ठीक है, कि ईश्वर सब देख रहा है। ये जो लाइन है कि ईश्वर सब देख रहा है, ये डर हमें अकेले अकेले में कोई भी बुरा काम करने से रोक रही है। वरना हमें लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज है जो हमारे अंदर बैठी हुई है। हमें लगता है कि नहीं, भगवान हर चीज देख रहे हैं, और इस चीज के डर से हम गलत काम नहीं करते। तीसरा है फॉल्क वे एंड मोड्स। इसे समझते हैं। फॉल्क वे क्या होता है? लाइट मैनर्स होते हैं, मतलब हल्के नियम होते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं अच्छे से कि आम सोशल रूल्स हुए, इन्हें फॉलो करना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपने इसे नहीं माना है तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती है। जैसे कि खाना खाने का तरीका सही से नहीं खा रहे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाएगी, या आपने सही तरीके से मेहमान का स्वागत नहीं किया तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। ओके। तो ये क्या होता है? लाइट मैनर्स होते हैं, हल्के नियम होते हैं इनके लिए। दूसरा होता है मोर्स, यानी कि लोकाचार। ये ना कड़े नियम्स होते हैं, इनके स्ट्रिक्ट कस्टम्स होते हैं। इसे समझते हैं। ऐसे मोरल रूल्स होते हैं जिन्हें समाज बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ओके। इन्हें तोड़ना गलत माना जाता है, और समाज ना इसका विरोध भी करता है। ओके। जैसे पारंपरिक समाज में सेम गोत्र मैरिज को रॉन्ग माना गया है, विरोध किया गया है इसका। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो समाज उस व्यक्ति को क्या करेगा? सोशल बाइकआउट कर देगा। ओके। या फिर उस पर्सन को समाज से अलग कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। लास्ट है रेडिक्यूल्स, उपहार। सबसे बड़ा डर लोगों का कि लोग क्या कहेंगे। फाइन। ये डर समाज का सबसे बड़ा इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। ओके। तो याद रखिए, इनफॉर्मल मीन्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके पीछे पुलिस या कोर्ट की पावर नहीं होती। ओके। ये अनरिटन होते हैं, फिर भी लोग इन्हें अपनी मर्जी से फॉलो जरूर करते हैं। ओके। अब दूसरे पार्ट है फॉर्मल कंट्रोल। ये ना रिटर्न होती है। ओके। एंड इट इज enforced बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन। ये मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि हमने जाना, क्योंकि ये रिटर्न भी है और स्टेट इंस्टीट्यूशन द्वारा ये एनफोर्स भी है। पहला है लॉ, कानून। मॉडर्न सोसाइटी का सबसे पावरफुल टूल है ये, ठीक है, जो सभी सोसाइटी सिटीजन पर बराबर अप्लाई होता है, और इसके पीछे सरकार की पावर भी होती है। दूसरा है पुलिस कोर्ट। ओके। पुलिस ग्राउंड लेवल पर क्राइम रोकती है। कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करके क्या कर रही है? पनिशमेंट दे रही है लोगों को।
ओके, पनिशमेंट दे रही है वो। और लास्ट है स्टेट एंड एजुकेशन, स्टेट वेलफेयर पॉलिसीज और टैक्स सिस्टम चलाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वेलफेयर पॉलिसीज और टैक्स सिस्टम चला रहा है। जबकि स्कूल जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, हमारा स्कूल और कॉलेज हमें क्या सिखा रहे हैं, सिविक वैल्यूज, डिसिप्लिन, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉजिकल रीजनिंग सिखा रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिविक वैल्यू हमें एजुकेशन सिखा रही है, ठीक है। मूल्य हमें कौन सिखा रहा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम सिखा रही है। तो याद रखिए, फॉर्मल मीन्स रिटन, ये रिटर्न होते हैं और इनके पीछे स्टेट की पावर होती है। इनफॉर्मल में स्टेट की पावर नहीं होती, ठीक है। तो जो फॉर्मल है, इन्हें तोड़ने पर पनिशमेंट आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो यहाँ आपको पनिशमेंट कंफर्म है, मिलेगी। तो जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इनके जरिए सोसाइटी में डिसिप्लिन और ऑर्डर बनी रहती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड को स्टार मार्क करिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने इस टाइप को कैसे क्लासिफाई किया है, इसे हम देखते हैं। पहले काल, इन्होंने ना डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कंट्रोल बताया गया है। डायरेक्ट मतलब जब हमारे पेरेंट्स, ओके, या टीचर्स हमें डायरेक्टली डांटे या तारीफ करे, ओके, तो वो हुआ डायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट क्या हुआ, मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट रूल्स या फिर स्टेट लॉ के जरिए हम पर दूर से कंट्रोल बनाया जाए, तो वो हुआ इनडायरेक्ट। दूसरा किम्बॉल, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल बताया गया है। पॉजिटिव में सही बिहेवियर के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, और यही आपने गलत किया तो आपको ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जैसे प्रेज करने पे आपको मेडल मिल रहे हैं, जैसे आपने मेडल लाया है तो आपको प्रेज कर रहे हैं सब। लेकिन यही आपने नेगेटिव कुछ किया है तो लोग या तो फाइन भरना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, या फिर बॉयकॉट लोग कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल उन्होंने बताया है। और लास्ट में कूले ने क्या बताया हमें, इन्होंने हमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंट्रोल बताया। कॉन्शियस कंट्रोल मतलब जो हम सोच समझ कर करते हैं, ओके, हम जानते हैं जिसके बारे में, वो प्लान होता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स या टैक्स लॉ, ठीक है, ये हम जानबूझ के, हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके, दूसरा अनकॉन्शियस कंट्रोल, ये वो होता है जो हम बचपन से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के सीखते हैं। जैसे हम अपनी मदर टंग्स या हमारी वैल्यूज, हाँ, कुछ जो वैल्यूज है फैमिली की, ये हमें सिखाया नहीं जाता, हम उसे देख कर सीखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट में क्या हुआ कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, वहां पे लॉ कंट्रोल कर रहा है पर्सन को, फाइन। पॉजिटिव कंट्रोल क्या है कि आपने गुड वर्क किया, रिवॉर्ड्स मिल गया। नेगेटिव कंट्रोल क्या हुआ कि आपने रॉन्ग वर्क किया और आपको क्या मिल गया, पनिशमेंट। कॉन्शियस क्या हुआ, आप माइंड से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या हुआ, आप अपनी एक हैबिट से फॉलो कर रहे हो। ओके, तो सोशल कंट्रोल को समझने के लिए सोशोलॉजिस्ट ने इसे अलग अलग फॉर्म में हमें क्लासिफाई करके बताया। अब इसके थ्योरीज समझते हैं, ओके, कि सोशल कंट्रोल कैसे काम करता है। इसके 3 थ्योरीज है। पहला, E.A. रॉस थ्योरी। रॉस कहते हैं कि पहले के जमाने में सोसाइटी छोटी थी, ओके, सब एक दूसरे को जानते थे तब, हाँ, तो लोगों में ना दया, शर्म और रिस्पेक्ट, ये सब चीजें, ये फीलिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। इसी वजह से लोग गलत काम कम करते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, बड़ी होती गई, तो वो क्या हुई, वो कॉम्प्लेक्स होती गई, लोग एक दूसरे को जानना ही बंद कर दिए। तो इसलिए सिर्फ इंसानी दया यानी कि सिंपैथी के भरोसे सोसाइटी को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए अब सोसाइटी को रिलीजन, पब्लिक ओपिनियन या लॉ जैसे का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है, इसकी नीड पड़ रही है अब। फिर डॉकहेम ने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि हर सोसाइटी की कुछ कॉमन वैल्यूज होती है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ कॉमन वैल्यूज होती है, जिसे, जैसे कि सच बोलना, ये सबको पता है, चोरी ना करना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, ये सब ना मिलकर सोसाइटी की कलेक्टिव
कॉन्शियसनेस बनते हैं। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? इसका मतलब है कि पूरे समाज की जो कॉमन सोच है, कॉमन वैल्यूज़ है या कॉमन बिलीव्स, ठीक है? अब अगर कोई चोरी करता है तो उसे उसने क्या किया, सिर्फ एक पर्सन का नुकसान नहीं किया, उसने सोसाइटी के कॉमन वैल्यूज को तोड़ दिया, ठीक है? इसलिए सोसाइटी उसे पनिशमेंट जरूर देगी, ओके? ताकि बाकी लोग भी फॉलो कर सके, ये रूल्स को फॉलो कर सके, गलत काम ना करे और सोसाइटी में यूनिटी बनी रहे, ठीक है? इसी यूनिटी को डॉकिम ने सोशल सॉलिडारिटी कहा है। फाइन। लास्ट में कार्ल मार्क्स ये क्या कहते हैं? देखिए, इनकी जो सोच है ना सबसे अलग है। ये कहते हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल नहीं होता है। इनके हिसाब से कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है, ठीक है? ये कार्ल मार्क्स का कहना है। बल्कि सोसाइटी में जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है, वो मतलब वही लॉ और सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। यानी जो पुलिस, कोर्ट, स्टेट, ये सब अक्सर पावरफुल क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओके? जैसे कि एक फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, उसने वर्कर्स को 12 घंटे काम करवा रहा है, ठीक है, और वो सैलरी भी कम दे रहा है, तो मार्क्स कहते हैं कि ये एक्सप्लोटेशन है, ओके? और सिस्टम अक्सर ओनर का साथ देता है, इसलिए मार्क्स सोशल कंट्रोल को रूलिंग क्लास का टूल मानते हैं, ओके? तो रॉस सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन, पब्लिक ओपिनियन और लॉ जरूरी है, ये कहते हैं, ओके? कि कानून जरूरी है, ये रॉस का मानना है। वहीं डॉकिम क्या कहते हैं कि सोसाइटी कॉमन वैल्यूज के थ्रू कंट्रोल की जाती है, ओके? कॉमन वैल्यूज, तो ये याद रखना, कॉमन वैल्यूज। फाइन। और कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा कंट्रोल का सोर्स क्या है? पावर और क्लास सिस्टम। फाइन। पावर को इन्होंने कहा कि वो कंट्रोल का सोर्स है, पावर। तो हर सोशोलॉजिस्ट ने सोशल कंट्रोल का सोर्स अलग अलग बताया है, लेकिन सबका उद्देश्य सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखना ही है, ओके? अब हम मॉडर्न चैलेंजेस देखते हैं। दोस्तों, आज हम 21st सेंचुरी के टेक एरा में जी रहे हैं, जहां कंट्रोल का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए 3 सबसे बड़े चैलेंजेस को हम बिल्कुल ही एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे। पहला है डिजिटल सर्वेलेंस, यानी कि नजर रखना। पहले लोग डरते थे ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, ओके? पर आज डर है कि सीसीटीवी या इंटरनेट एल्गोरिदम क्या ट्रैक करेगा। आपका मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जो सर्च हिस्ट्री है, ये सब आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके? तो इसे कहते हैं सॉफ्ट कंट्रोल, ठीक है, या सर्वेलेंस कंट्रोल, ठीक है? ये क्या हुआ? सॉफ्ट कंट्रोल, ओके? तो पहले सोशल कंट्रोल का मेन सोर्स फैमिली, रिलीजन और सोसाइटी थी। आज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया भी सोशल कंट्रोल का बड़ा हिस्सा बन गया है। दूसरा, वीकनिंग ऑफ इनफॉर्मल मीन्स, आपसी कंट्रोल का टूटना, ओके? पहले अगर गांव में कोई बच्चा गलत करता था तो पड़ोसी भी उसे आके डांट देता था, लेकिन आज शहरों में पड़ोसी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानते हैं वो, ठीक है? तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने से परिवार, पड़ोस और रिलीजन का वो जो आपसी कंट्रोल था ना, वो खत्म हो गया है। ये चैलेंजेस है। तीसरा, हाइपर इंडिविजुअलिज्म एंड मीडिया। यहाँ पे क्या है कि मेरा लाइफ है, ये मेरी रूल होगी, ठीक है? आज का मंत्रा माई लाइफ माई रूल। लोग सदियों पुराने कस्टम को नहीं मानते, और जो उनका बहुत, ठीक है, और जो उनका थोड़ा बहुत ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, तो उससे ना सोशल मीडिया या व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड है ना, वो तेजी से उनकी थॉट्स को ना मैनिपुलेट कर दे रही है। हम वही सोचते हैं जो हमें रील्स पर दिखाया जा रहा है, ओके? तो मॉडर्न सोसाइटी में सोशल कंट्रोल सिर्फ फैमिली और सोसाइटी से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी हो रहा है, ओके? तो डिजिटल सर्विलेंस में क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी आप पर नजर रख रही है, ओके? दूसरा,
वीकनिंग ऑफ इनफॉर्मल मीन्स में क्या हो रहा है कि फैमिली और पड़ोस का जो कंट्रोल है वो टूट रहा है, वो कम हो रहा है। ओके, और लास्ट में है माई लाइफ माई रूल। ओके, अब आते हैं सोशल चेंज में। हमने सोशल कंट्रोल को समझा, अब सोशल चेंज को समझते हैं। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है आज का, सामाजिक परिवर्तन। नेचर का सबसे बड़ा लॉ है चेंज। समय के साथ हर चीज बदलती है, उसी तरह समाज भी हमेशा बदलता रहता है। याद रखिए, सोशल चेंज का मतलब सिर्फ नए कपड़े या टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, जब समाज के स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन या लोगों के आपसी रिलेशन बदलते हैं, तब उसे सोशल चेंज हम कहते हैं। ओके, अब इन्हें समझते हैं कि अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से सोशल चेंज का मतलब क्या हुआ। पहले डेविस, इनके अनुसार क्या है, जब समाज के स्ट्रक्चर यानी कि समाज के जो ढांचा, ओके, समाज के ढांचा और इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीके में जब बदलाव आता है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। जैसे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ओके, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो यहाँ फैमिली का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बदल गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, यही हुआ हमारा सोशल चेंज। फैमिली का स्ट्रक्चर बदलना ही हमारा सोशल चेंज हुआ। फिर मैकाइवर एंड पेज ये क्या कहते हैं, सोशल चेंज का मतलब इनके हिसाब से, ओके, सोशल चेंज का मतलब है लोगों के आपसी सोशल रिलेशन में बदलाव। जैसे पहले लोग पड़ोसियों से रोज मिलकर बातचीत करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ज्यादातर बातचीत व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। यानी लोगों के मिलने जुलने पर बातचीत करने का जो तरीका है ना, वो अब बदल गया है, और इसी को हम सोशल चेंज कहते हैं। तो याद रखिए, डेविस का फोकस किस पे है, स्ट्रक्चर पे है। ओके, डेविस का किस पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे है। और वही माइकावर एंड पेज का फोकस किस पे है, रिलेशन पे है। ओके, ऐसे छोटे छोटे की टर्म्स आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज बहुत है, डेफिनेशंस बहुत है, तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, पूरा याद अगर नहीं हो रहा है तो आप छोटे छोटे टर्म्स को याद कर सकते हो। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। सॉरी, समाज में देखो, बदलाव अपने आप नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सोशल चेंज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी, ओके, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, कल्चर, ये सब मिलकर ना सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं। आइए इन्हें ना एक एक करके हम समझते हैं। पहला हमारा टेक्नोलॉजी है, ये किसने दिया है हमें, ये हमें ऑकबर्न ने दिया है। किसने दिया है, ऑकबर्न ने। इनके अनुसार टेक्नोलॉजी सोशल चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों के रहने, काम करने और बातचीत करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि पहले लोग लेटर्स भेजते थे, चिट्ठियां भेजते थे, आज मोबाइल और इंटरनेट के जरिए वो तुरंत इंस्टेंट किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके, ये ऑकबर्न का है टेक्नोलॉजी। दूसरा, इकोनॉमिक फैक्टर, ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। ओके, कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी बदलती है तो समाज भी बदलता है। ओके, कैसे, जैसे पहले लोग ज्यादातर खेती करते थे, ओके, और जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, लेकिन जब से इंडस्ट्रीज आ गई ना, तो लोग अब गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होने लगे, और उसी तरह से न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड भी बनता गया और वो बढ़ता गया। ओके, तीसरा है डेमोग्राफिक, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन का साइज और एज ग्रुप भी सोशल चेंज को प्रभावित करता है। जैसे कि भारत में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए जो नए आइडियाज है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है ना, उसे जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है। फाइन, लेकिन यही अगर किसी देश में ना जो बुजुर्ग है, उनकी संख्या ज्यादा हो, तो वहाँ बदलाव की जो है वो गति है ना, वो धीमी हो जाएगी। ओके, तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। फिर कल्चरल फैक्टर, समाज की जो सोच है,
और वैल्यूज, ठीक है, और जो हमारी बिलीव्स है, ये ना, ये भी एक सोशल, इसमें जो बदलाव आ रहा है ना, ये भी एक सोशल चेंज का बड़ा कारण है। ओके, तो हमारे जो समाज में सोच, वैल्यूज और बिलीव्स में बदलाव है, ये भी एक सोशल चेंज का बड़ा कारण है। जैसे आज एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के प्रति लोगों की जो सोच है वो पहले से ज्यादा बदल चुकी है। ओके, इसी सोसाइटी में भी, ठीक है, हम नए बदलाव को देख रहे हैं। याद रखिए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये पूरे स्लाइड को कैसे समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो लोगों की लाइफस्टाइल बदलेगी। ओके, ये हमारा सोशल चेंज है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से है, टेक्नोलॉजी बदलेगी तो हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ढांचा है वो भी बदलेगा, ठीक है। हम जॉइंट फैमिली से अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बदला। ओके, अब पॉपुलेशन बदलेगी तो समाज की जरूरतें, उनकी जो नीड्स है वो भी बदलेगी, ठीक है। जिस टाइप की पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, उस हिसाब से उनकी नीड्स होगी। ओके, और जो कल्चर बदलेगा, जब कल्चर बदलेगा तो लोगों की जो सोच है और उनकी वैल्यूज है वो भी बदल जाएगी। ओके, ओके, तो उनकी जो सोच है हम वो बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर थ्योरीज पे। सोशियोलॉजिस्ट ने चेंज की एक डायरेक्शन समझाई है हमें। ओके, दो डायरेक्शन समझाई है, एक है लीनियर, दूसरा है साइक्लिक, ठीक है। तो पहला हम लीनियर समझते हैं। इनका मानना है कि बदलाव हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बदलाव होता है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा है। ओके, ये समझ लेना। ओके, तो इस थ्योरी के अनुसार सोशल चेंज एक ही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी और स्टेजेस समझते हैं हम लोग। पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंसान का जो दिमाग है ना वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए, ओके, ह्यूमन माइंड का। पहला है थियोलॉजिकल स्टेज। ओके, पहला है थियोलॉजिकल, जहां हर इवेंट के पीछे हम भगवान को मानते हैं कि ये जो इवेंट हुआ इसके पीछे भगवान का हाथ था। ओके, ये हमारा हुआ थियोलॉजिकल। दूसरा स्टेज है मेटाफिजिकल, जहां नेचर की एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस को वजह माना गया। ओके, और तीसरा है पॉजिटिव स्टेज। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट, साइंस और लॉजिक की बात कर रहे हैं। हमने बस ऐसे ही अपने किसी बिलीफ पे किसी चीज को नहीं माना, हमें हमारे पास यहाँ पे अब फैक्ट है, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेज हुआ। पहला थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, फिर लास्ट में पॉजिटिव। ओके, तो पहली स्टेज जो है थियोलॉजिकल, ऐसा मानिए कि सदियों पहले लोग सोचते थे कि जो हमारे जैसे जब बिजली कड़क रही है तो वो मानते थे ना कि भगवान हमारे नाराज हो गए, इंद्रदेव गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो यानी हर इवेंट के पीछे वो भगवान को यानी कि गॉड को रीजन मान रहे हैं। दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि बीच के दौर में लोग बोले कि कुछ कुदरती ताकत यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जो ये सब कर रही है, यहाँ वो भगवान को नहीं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट फोर्स को मान रही है। और लास्ट में क्या हुआ कि आज के साइंटिफिक एरा में हम क्लियरली जानते हैं कि क्लाउड के फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से बिजली कड़क रही है, यानी कि यहाँ पे प्योर लॉजिक, साइंस और फैक्ट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेज ऑगस्ट कॉम्ट ने हमें बताया है। दूसरा है स्पेंसर। अब स्पेंसर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि समाज भी इंसान की तरह धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले सोसाइटी सिंपल थी, ठीक है, लेकिन समय के साथ उनका स्ट्रक्चर और काम करने का जो तरीका है वो बदलता गया, यानी कि वो अब कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है। पहले होमोजेनिटी था, अब हेटेरोजेनिटी हो गई। ओके, जटिल हो गई, पहले सरल थी अब जटिल हो गई है, ठीक है। जैसे पहले गांव में ज्यादातर लोग एक ही काम करते थे, खेती ही करते थे ज्यादातर, लेकिन आज क्या है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, ठीक है, सबका अलग अलग प्रोफेशन हो गया है। अब कार्ल मार्क्स,
इन्हें समझते हैं। इनके अनुसार समाज में बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? जब कार्ल मार्क्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इकोनॉमिक की बात जरूर होगी, ठीक है, या फिर क्लास स्ट्रगल की बात जरूर होगी। फाइन। तो इनके हिसाब से समाज में बदलाव का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक सिस्टम और क्लास स्ट्रगल है। जब इकोनॉमी बदलती है तो समाज भी बदलता है। इसी प्रोसेस के माध्यम से सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। ओके। जैसे पहले लोग खेती ही करते थे, ठीक है, खेती पर आधारित होते थे। आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी का विकास हो रहा है, लोग अब इस पे डिपेंड हो रहे हैं। तो याद रखिए, लीनियर थ्योरी का मानना है कि सोशल चेंज हमेशा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ओके। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और जैसे कम डेवलप से ज्यादा डेवलप। ओके। ये हमने लीनियर थ्योरी समझा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि दूसरी थ्योरी को, साइक्लिकल थ्योरी। ओके। इनका मानना है कि चेंज की कोई परमानेंट स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं होती। अभी हमने जब देखा कि वहाँ स्ट्रेट डायरेक्शन है लीनियर में, लेकिन इनका मानना नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चेंज एक व्हील की तरह है, जैसा यहाँ बनाया गया है। ओके। चेंज चीज की तरह, एक व्हील की तरह है, ताकि जहां से शुरू होता है घूम कर वो वहीं आता है। ओके। जैसे ह्यूमंस पहले बर्थ लेते हैं, फिर मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंचते हैं, लास्ट में डिके होता है, फिर वापस बर्थ, मेच्योरिटी, डिके, ये एक साइकिल है, बनती रहती है, ठीक है। उसी तरह उनके हिसाब से जो चेंज है वो इस तरह से होता है। चलिए समझते हैं। ऑसवर्ल्ड ने क्या 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 कहा। ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर ने कहा कि इन्होंने ना आर्ट सिविलाइजेशन की स्टडी की। ओके। उन्होंने आर्ट सिविलाइजेशन का स्टडी किया और कहा कि हर सिविलाइजेशन का लाइफ साइकिल जो है ना वो फिक्स है। ओके। जैसे कि बर्थ, यूथ, ओल्ड एज, डेथ। उनके मुताबिक क्या है कि आज का जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। मतलब ये भी मेच्योर होके अब अपने लास्ट स्टेज पर, फाइनल स्टेज पर आ गई है। ये स्पेंगलर का कहना है। ओके। अब अर्नोल्ड और टॉनी बीप का समझते कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ना चैलेंज एंड रिस्पॉन्स की थ्योरी दी है। किसकी? चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ओके। इनका क्या कहना है कि नेचर या सिचुएशन हमारे सामने चैलेंज रखती है। ओके। अगर समाज उनका सही रिस्पॉन्स दे रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो क्या होगा? ग्रोथ होगा, विकास होगा। यही अगर हमारा रिस्पॉन्स गलत हुआ तो क्या होगा? हमें असल यानी कि डिक्लाइन होगा, ठीक है, पतन होगा उस समाज का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे हम, कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, ये कुदरत का सबसे बड़ा चैलेंज था। ओके। हमने वैक्सीन बनाया, ओके, और पब्लिक हाइजीन नॉर्म्स को अपनाया। ओके। तो ये जो हमारा, हमने जिस चीज को अपनाया, ये क्या था? ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। हमने उस बीमारी को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसी वजह से हम सब आज सेफ है। ओके। तो हम अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो ग्रोथ होगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे तो पतन होगा, डिक्लाइन होगा हमारा। अब सोरोकिन समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा। सोरोकिन कहते हैं कि समाज कभी एक जगह स्टेबल नहीं रहता। ओके। ये क्लॉक के पेंडुलम की तरह तीन कल्चर के बीच घूमता है। किसकी तरह? पेंडुलम। यार ना, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछे कि पेंडुलम मोशन किससे रिलेटेड है, तो सोरेकिन से रिलेटेड है, ठीक है। और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो सोशल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सोशल कंट्रोल। ओके। इसे समझना। तो पहला है सेंसेट। सेंसेट कल्चर यानी कि मटेरियल, ठीक है। यहाँ, ठीक है, जहाँ लोग सिर्फ फिजिकल प्लेजर, लग्जरी, पैसा और साइंस पर फोकस करते हैं। जैसे कि आज का जो मॉडर्न वेस्टर्न समाज है, ठीक है, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि एक सिर्फ मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला उन्होंने? आइडिएशन यानी कि स्पिरिचुअल, जहाँ लोग ध्यान, धर्म, आत्मा और संस्कारों पर फोकस करते हैं, ठीक है, जैसे प्राचीन समय में होता था।
आज भी होता है ये। और फिर लास्ट में आता है आइडियलिस्टिक कल्चर, ये यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख देती हूँ। यानी कि बैलेंस। ओके, तो ये क्या है, जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों के बीच ये बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं जो साइक्लिक थ्योरी है उसके अनुसार समाज में बदलाव एक साइकिल की तरह, हमने देखा एक साइकिल की तरह होता है जिसका कोई भी फिक्स एंड नहीं है। ठीक है, फिक्स एंड है, देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, जबकि लीनियर में फिक्स एंड है बट यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। ओके, समाज अब ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होकर, मतलब जब भी हमारा जो समाज है वो जब बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाता है तो वो थक जाता है एक टाइम पे। ओके, तो वो वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्विंग करता है। ठीक है, और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। ओके, तो ये साइकिल हमें वही बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉब्लम्स, सोशल चेंज के प्रॉब्लम्स और उसके फ्रिक्शन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, तेजी से होने वाला जो सोशल चेंज है ना, वो कई बार ना कंफ्यूजन, स्ट्रेस या असमानता भी पैदा करता है। याद रखिए, सोशल चेंज सिर्फ फायदे के लिए नहीं, ठीक है, सिर्फ फायदे ही नहीं ला रहा है, बल्कि वो कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है। ठीक है, कोई भी चीज में जब कुछ बदलाव आ रही है तो चैलेंजेस आते ही है। पहला है हमारा कल्चरल लैग, इसे समझते हैं। कल्चरल लैग को किसने दिया है? ऑकबर्न ने दिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक सोशल चेंज में बताया कि कल्चर के दो हिस्से होते हैं। पहला मटेरियल कल्चर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कार, मोबाइल। ओके, और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर, जैसे कि आपके वैल्यूज, आपके मोरल्स। ठीक है, तो कल्चर में क्या हो गया, टेक एंड ऑल आ गया जो मटेरियल से रिलेटेड है, और मोरल्स हमारे नॉन मटेरियल है। ठीक है, तो ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में बताया कि कल्चर के दो हिस्से होते हैं, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। टेक्नोलॉजी तो देखिए बहुत स्पीड से निकल रही है। ठीक है, बहुत स्पीड से आगे निकल जा रही है, पर जो हमारे वैल्यूज है ना, हमारे मोरल्स है ना, वो पीछे छूट जाती है। और इसी को, जो ये पीछे छूट जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कल्चरल लैग कहते हैं। ओके, जैसे समझिए कि आज हमारे हाथ में ना 1 लाख का स्मार्टफोन है, यानी कि मटेरियल हमारे हाथ में है, पर पब्लिक प्लेस या मेट्रो में लाउड स्पीकर पे वीडियो जो लोग चला रहे हैं, ठीक है, उनमें ये बेसिक तमीज नहीं है, यानी कि बेसिक वैल्यूज नहीं है, ये नॉन मटेरियल उनके अंदर नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है, और यही जो गैप है, इसी को ऑकबर्न ने कल्चरल लैग बोला है। ओके, दूसरा है एनोमी, ये डॉकिम ने दिया है। जब समाज तेजी से बदल रहा है, ओके, जब समाज तेजी से बदल रहा है तो जो पुराने रूल्स है, हम्म, वो टूट जाते हैं और नए रूल्स ना टाइम पे बन नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, लोगों में ना कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या राइट है, क्या रॉन्ग, वो किस चीज को फॉलो करे, क्या सही है क्या गलत, उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो इस भ्रम में आ जाते हैं, ये डॉकिम ने बताया। ठीक है, फिर मेंटल स्ट्रेस, मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज और आइसोलेशन या फिर बिजी लाइफस्टाइल के कारण इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहा है। ओके, तो अर्बन आइसोलेशन के वजह से ये स्ट्रेस हमको हो रही है। ओके, फिर लास्ट है डिजिटल डिवाइड, इसे समझते हैं। आज हर व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी का जो समान सुविधा है ना, वो नहीं है। कुछ लोगों के पास इंटरनेट और डिजिटल रिसोर्सेज तो है, जबकि कुछ लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है, वो इस सुविधाएं से क्या है, वंचित है। ठीक है, तो इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। यानी कि कुछ जैसे समझिए कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज है। ठीक है, इसका फायदा कौन उठा पाएगा, सब उठा पाएंगे नहीं, जिसके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है वही इसके फायदा उठा सकते हैं, जबकि जो पुअर है वो इसके फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड इसके एक प्रॉब्लम है। तो ये स्लाइड को एक लाइन में समझिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैल्यूज
पीछे रह गई। ओके, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो मूल्य है वो पीछे रह गई। जब ठीक है, जब रूल्स बदले तो लोगों में क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ओके, कि क्या सही है क्या गलत, किसे फॉलो करना है किसे नहीं, लोगों में कंफ्यूजन हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, सोशल चेंज का। बिजी लाइफ से स्ट्रेस बढ़ा। ओके, और टेक्नोलॉजी, लास्ट में क्या बताया गया कि टेक्नोलॉजी सब तक बराबर नहीं पहुंची। ठीक है, तो ये सब से काफी चैलेंजेस देखनी पड़ी हमको सोशल चेंज का। अब हमारा लास्ट स्लाइड को समझते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज। ओके, ये देखिए, हम सब जानते हैं कि लोगों को ना चेंज पसंद नहीं है। ठीक है, वो इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे। याद रखिए, हर व्यक्ति बदलाव का विरोध एक ही वजह से नहीं करता। कभी अपनी कोई आदतों की वजह से, कभी अपने फायदे की वजह से, या फिर वो कभी नए बदलाव के डर की वजह से। ठीक है, वो चेंज नहीं अपनाता, वो विरोध करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? इसके तीन बड़े रीजंस हैं, इसे समझते हैं। पहला है कल्चरल इनर्शिया। ओके, सांस्कृतिक जड़ता। लोग अपनी सदियों पुरानी जो हैबिट है, ठीक है, और जो ट्रेडिशन है उसे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो अब उसमें ना कंफर्ट हो गए हैं। ठीक है, वो उसमें कंफर्ट हो गए हैं, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। फाइन। जैसे शुरू में कई लोग ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई यूज करने से हिचकिचा रहे थे। ठीक है, और सिर्फ कैश पर ही भरोसा कर रहे थे, तो लोग ना यहाँ चेंजेस को तुरंत नहीं अपनाते। ओके, वो रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरा है वेस्टेज इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ। वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपको पुराने सिस्टम से फायदा मिलेगा तो आप बताइए, क्या आप चेंज चाहोगे? बिल्कुल नहीं, आप नहीं चेंज चाहोगे। ठीक है, तो उसी तरह समाज का जो इलाइट सेक्शन है, फाइन, जो समाज का इलाइट सेक्शन है, जिसे पुराने सिस्टम से ज्यादा फायदा मिल रहा होता है, वो किसी भी बदलाव का विरोध करता है, ताकि उनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, उनका जो पावर है वो बचा रहे। ओके, तो इंसान इसलिए भी विरोध करता है चेंजेस का। जब डिजिटल सिस्टम आता है तो हर काम का रिकॉर्ड अब बन जाता है। ठीक है, तो इससे ना करप्शन और गलत काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों को ना पुराने सिस्टम से फायदा मिल रहा होता है, वो बदलाव का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। फाइन। लास्ट है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन, अज्ञात, क्या, भय। फ्यूचर हमेशा असर्टन होता है। ठीक है, तो लोगों के अंदर डर होता है कि नया जो बदलाव है वो उनकी लाइफ को बेहतर बनाएगा या खराब कर देगा। तो इस वजह से भी लोग ना जो चेंज है ना उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जैसे जब एचईओ एग्जाम का नोटिफिकेशन पहली बार आया था, तब ना सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसके बारे में किसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी। तो इसी वजह से बहुत से कैंडिडेट के मन में ना कंफ्यूजन और डर था, फियर ऑफ अननोन था। ठीक है, तो ये फियर ऑफ अननोन का एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों, पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है। ओके, अपना फायदा छोड़ना, ठीक है, अपना जो फायदा हो रहा है उसे छोड़ना वो और भी मुश्किल होता है। और जिस बदलाव के बारे में जब आपको जानकारी ना हो तो उससे डर लगना तो स्वाभाविक है। फाइन, तो ये स्लाइड हमें यही समझाता है। तो याद रखिए दोस्तों, सोशल कंट्रोल का काम क्या है। फाइन, या हम समझते हैं एक ही में कि सोशल कंट्रोल और चेंज के बारे में। ओके, तो सोशल कंट्रोल का काम है सोसाइटी में डिसिप्लिन, ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखना। ओके, वहीं सोशल चेंज का काम है समाज को समय के साथ आगे बढ़ाना। ठीक है, समाज को समय के साथ आगे बढ़ाना और नए चैलेंजेस के हिसाब से डेवलप करना। ठीक है, आगे बढ़ाना, ये दोनों का फर्क हुआ। ओके, तो एचईओ ऑफिसर के रूप में आपको यही बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ लोगों को हेल्थ रूल्स फॉलो करवाने होंगे और दूसरी तरफ उन्हें नए हेल्थ प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपनाने के लिए मोटिवेट भी करना होगा। ओके, तो बस इसी के साथ इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेफिनेशन और थ्योरीज को खास ध्यान दीजिए। ठीक है, उन पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाएंगे।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।